नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन के ऊपर और मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज मेरा मनी लाइन पे पहला दिन है, इससे पहले आप मुझे बिज़ तक पर देखते आ रहे होंगे और आज हम चर्चा करने वाले हैं रिलायंस के तिमाही नतीजों पर यानी मार्च की जो ये अभी आए हैं जनवरी से मार्च तक के 2025 के और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएन के सिक्योरिटीज़ के रचित खंडेलवाल जी, हेड रिसर्च हैं ये वहाँ पर और इनसे हम जानेंगे कि आखिर रिलायंस के नतीजे कैसे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो अलग-अलग चीज़ें हैं पेट्रोकेमिकल से लेकर इसके अलावा रिलायंस जियो वगैरह हो गए, रिलायंस रिटेल हो गया, इनमें क्या कुछ रहा है और साथ ही साथ जानेंगे कि बाजार जो कि डामाडोल स्थिति में है, क्या रिलायंस के नतीजे इनको थामने का काम कर पाएंगे? तो सोमवार को क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम बाजार में? तो इस पर अब चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रचित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल सर जी आपसे यही रहेगा कि रिलायंस के नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ आपको इसमें पैटर्न समझ आ रहे हैं, फिर हम आगे बात करें। जी देखिए, रिलायंस के रिजल्ट्स एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने में एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहे हैं। मतलब आप अगर इसको कंपेयर करें प्रीसीडिंग ईयर सेम क्वार्टर से, तो आपको थोड़ा सा जरूर इसमें प्रॉब्लम दिख सकता है। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसके चलते और एक जो अनसर्टेनिटी और एक टेपिड स्लोडाउन जो हम देख रहे थे, उसके बावजूद जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। और एक और चीज आप देखें कि ये भी चीज हो गई है कि मार्केट जो नेटवर्थ है उसके बेसिस पे 10 लाख करोड़ को क्रॉस करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो रिजल्ट्स एट द वेरी फेस ऑफ इट अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी, तो यानी अभी आपको ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से करीबन 2.4% की ग्रोथ रही है इस बार। ओके, तो क्या ये जो आप इसको जो देख रहे हैं उस हिसाब से आपको लग रहा है कि जो बाजार में जो चाल अभी चल रही है उसका इम्पैक्ट इसके नतीजे डालेंगे उसके ऊपर, मतलब कुछ हल्का होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अभी फिलहाल जैसे मैं देख रहा था कल भी कि बाजार जो है, बाजार और बाजार के साथ साथ रिलायंस के जो नतीजे थे वो नतीजे तो बाद में आए हैं पर ये थोड़ा डाउन होकर बंद हुआ है। तो क्या ये बाद में कल अगले मंडे को यानी आप थोड़ा इसमें सुधार की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इसको ना थोड़ा सा हम और स्टडी अगर कर लें, मतलब फिगर्स को, एक तो ₹5.5 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है जो कि पिछले साल 10 था और लोअर साइड ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे कि बात हुई थी। अगर हम O2C बिजनेस को देखेंगे तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो इंप्रूव होता हुआ दिखा है। और मेरे लिए रिलायंस की सबसे अट्रैक्टिव चीज जो अभी दिख रही है कि रिटेल में जिस तरीके के अनसर्टेन टाइम्स चले हैं उसके बावजूद इनके जो मार्जिन्स हैं वो 7.6 पे स्टिक अराउंड किए हैं। और जो आरपू ग्रोथ है आप देखें रिलायंस का, जो कि अब बढ़ा है और ₹206.20 हो गया है 181 से। ये भी कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल के साथ इनका जो जियो टेलीकॉम है वो कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा है। अगर इस रिजल्ट को हम पूरी तरीके से देखें और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूवमेंट को देखें, तो आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म ही किया है। अब हम अगर ये देखें कि मंडे को किस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर मूव करता हुआ दिखेगा, अभी तक जो सिचुएशन दिख रही है और लास्ट अपडेट जो था गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव साइड ही ओपनिंग दिखा रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इस रिजल्ट के साथ मैं समझता हूं आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग देगा। अब देखना ये होगा कि ये पॉजिटिव ओपनिंग क्या रिलायंस के एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है 1325 1330 उस लेवल को ब्रीच करके अगर मेंटेन कर लेता है विद डिसाइसिव गुड वॉल्यूम्स, तो हम इससे भी ऊपर का अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज में मंडे को देख सकते हैं। एक अपसाइड की ओपनिंग और उसके बाद रेजिस्टेंस टेस्ट जो कि होगा समवेयर इन बिटवीन 1325 1330, उसको अगर ये ब्रीच करता है तो फिर रिलायंस वापस एक डिसेंट मूवमेंट के लिए तैयार भी हो सकता है। और आप देखें इन अ वीक्स टाइम आपको 1380 तक का लेवल दिखा सकता है। रिजल्ट्स फेवरेबल है, मार्केट स्टेबल रहे और ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करे, आपको अपसाइड दिखा पाएगा। जी, अच्छा सर, इसके अंदर पेट्रोकेमिकल को लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आप देखें अभी
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते इनको वेनेजुएला से भी कुछ अपने इंटरनेशनल ट्रेड्स रोकने पड़े थे, और अब अनसर्टेन टाइम्स जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहे हैं। मतलब देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ, अब जो उनके इस वीक गॉन बाय है उसमें जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं वो अब एक सेंसिबल स्टांस, एक सेंसिबल बातें कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ऑयल एंड गैस में जो इनका थोड़ा सा आपको ट्रबल देखने को मिला है, जो मार्जिन्स भी आपको घटते हुए दिखे हैं, वो अब थोड़े से ठीक होते हुए दिखेंगे। एंड इन क्वार्टर्स टू कम जो ये डाउन साइज हुआ है उसको भी ये कैचअप करने में सक्षम रहेंगे। ओके, और इसके अलावा फिर रिलायंस रिटेल की तरफ भी आ जाते हैं, वो आपको क्या लग रहा है, उसमें क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, रिटेल बिजनेस ना आप देखिए एक स्ट्रगल में रहा है कुछ टाइम के लिए। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिटेल में कहीं ना कहीं डाउनसाइजिंग हो रही थी रेवेन्यूज में, और कहीं ना कहीं अर्बन कंजम्पशन जो है वो एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन में आ रहा था कि क्या ये ग्रोथ अब हम सस्टेन कर पाएंगे। थर्ड क्वार्टर में फेस्टिव सीजन था, उसका एक अपटिक जरूर देखने को मिला था, बट देन आप देखें तो प्रीसीडिंग ईयर से जब कंपेयर कर रहे थे तो वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इन्होंने उस कंडीशन में, मतलब यू सी ऑल द डी मार्ट्स एंड द वी मार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने देखा किस तरीके के मार्जिन प्रेशर थे। उसके बावजूद आप देखें इन्होंने अपने मार्जिन मेंटेन किए हैं, और लेटली आपने देखा होगा इनकी ब्रांड एक्विजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और उसके चलते और अब ये जो हम 12,75,000 रुपए का इनकम टैक्स का बेनिफिट भी इस फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, जिसमें रिटेल कंजम्पशन को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलना चाहिए। आई बिलीव इन क्वार्टर्स टू कम वो आपके इसके नंबर्स में देखने को मिलेगा, और रिटेल भी अब इनका एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। जी, अच्छा सर, अभी जैसी ये टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही है, अभी हालात ऐसे हैं कि पता नहीं कब इंडिया पाकिस्तान पे या पाकिस्तान इंडिया पे स्ट्राइक वगैरह कर दे, तो वो चीज, ये नतीजे आने के बाद बाजार में मंडे को क्या देखने को मिलता है वो तो खैर मंडे तक पता चलेगा, पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये नतीजों का इम्पैक्ट डामाडोल भी हो सकता है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब अनसर्टेनिटी अगर इस किस्म की कोई आ जाती है तो एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप देखिए अभी तक जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और अभी तक हम जिस तरीके से यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि वेर इन वन साइड दे आर सेइंग कि वी आर इन फेवर ऑफ इंडिया एंड इंडिया शुड टेक एक्शन। आप अगर नेतन्याहू जी को सुनेंगे, वो भी बोल रहे हैं इंडिया को, अब वो आगे अपफ्रंट आके बोल रहे हैं दैट यू शुड टेक एक्शन। बट हम एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, देखिए हम सोच समझ के एक्शन लेने वालों में से हैं, हम जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। तो क्या ओवर दी वीकेंड या मंडे तक we'll get into a state of war? At the very face of it is very difficult to predict. But looking at the historical ways that we have functioned, मुझे at the very face of it ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी कदम अभी हमारी सरकार उठाएगी। हाँ, इन टाइम्स टू कम अगर सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड जाती है और एक्सक्लेट करती है तो फिर जरूर हम सक्षम भी हैं और हमें कदम उठाना भी चाहिए। बट अभी जिस तरीके से बातें चल रही हैं, मंडे तक मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा। रेस्ट तो आप देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बट अगर वो सिचुएशन होती है तो जरूर जब पूरे मार्केट में ही आपको एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में रिलायंस भी हो सकता है आपको कुछ ऐसा टेपेड परफॉर्मेंस दिखा दे, बट अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली रिलायंस एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ ही आपको दिखेगा। अगर वॉर लाइक कुछ हो गया और हम फुल स्केल वॉर में ही चले गए तो देखिए फिर तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक बार साइड लाइन पे होकर बैठना ही समझदारी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के लिहाज से वैसे सही यही रहेगा कि वॉर जोन में हम ना जाएं, पर अगर अनसर्टेनिटी वाली चीज़ है डेफिनेटली वो कुछ भी हो सकता है, अभी कल का दिन बाकी है, पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद मंडे नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, बाजार पर इम्पैक्ट कुछ और भी देखने को मिल सकता है। देखिए उस केस में तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि नॉट ओनली रिलायंस, मतलब बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ स्टेट ऑफ वॉर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वैसे तो नहीं होता हुआ दिख रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट, मगर अगर हुआ तो नॉट ओनली रिलायंस, आप एक बार पूरे मार्केट को दूर से बैठ के देखें, और ना तो कोई जल्दबाजी में सेलिंग करें ना ही कुछ जल्दबाजी में बाइंग करें, बिकॉज अनसर्टेन टाइम्स, और ऐसा अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती
एक बार होल्ड पे रहना ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू गेट इनटू अ डिसीजन एंड कोई गलत ट्रेड ले ली जाए। जी, चलिए अब एक बार, क्योंकि सवाल हम बाजार की तरफ पहुंचे और बाजार पे विस्तार में थोड़ी जानकारी लें, उससे पहले रिलायंस के जियो पर भी चर्चा कर लेनी बनती है, तो वहां आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था आरपू में इंप्रूवमेंट है, और आप देखें कि इफ आई एम करेक्ट विद माय स्टैटिस्टिक्स, भारती का 245 का आरपू है और रिलायंस भी अब 200 रुपीज को ब्रीच कर चुका है, 181 से उठ के 206 रुपए कुछ पैसे पे आ गया है। और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ये एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं इन 2026, जिस ईयर में अभी हम हैं, इनके आरपू फिगर्स 300 रुपए तक क्रॉस कर सकते हैं। अगर वो 300 रुपए क्रॉस करते हैं तो आप देखिए जियो भी एक अच्छा रेवेन्यू देने वाला सेक्टर स्ट्रीम आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि हम जब रिलायंस के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेट, बहुत सारे O2C और रिफाइनरी बिजनेस सब, तो जियो भी अब बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी कर रहा है और वो भी रिलायंस के कोर नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से अपटिक देगा। और मैं समझता हूं कि ये भी अच्छे हैं और आने वाले समय में भी ये और इम्प्रूवमेंट देते हुए दिखेंगे आप। जी, तो सर अब बाजार की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं स्टार्ट में कह रहा था कि कल थोड़ी क्लोजिंग दिखाई, क्लोजिंग के टाइम पे 1301 के करीब थोड़ा सा गिर के लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया रिलायंस का शेयर। अब मंडे की अभी हम चर्चा जैसा ही कर रहे हैं कि वो इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है कि क्या होता है कल तक, कुछ होता है तो वो जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट होगा, बट अभी हम ये मान के चलते हैं अभी कुछ नहीं होगा, सब बेहतर है और मंडे चीजें अच्छी अच्छी होने वाली हैं। तो उस लिहाज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस के रिजल्ट के अनुसार मंडे को? देखिए, रिजल्ट के अनुसार एक अपसाइड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट, और इसके पीछे आप ये भी देखें कि अकेला ये एक ऐसा काउंटर आप मान सकते हैं जिसने रिएक्शन ही नहीं दिया है। मतलब अभी जितने भी हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं, तो रिजल्ट्स के बाद मे बी द इन्फोसिस ऑफ द वर्ल्ड, आप HCL टेक, यू नेम इट एंड यू हैव सीन इट, वो नंबर्स के पहले रनअप दिखाए हैं या नंबर्स के बाद रनअप दिखाने वाली सिचुएशन में आए हैं। अभी तक रिलायंस मेरे हिसाब से रनअप नहीं दिखाया है उस किस्म का जिस किस्म का रिलायंस को दिखा देना चाहिए था, लुकिंग एट द वे द मार्केट हैव परफॉर्म्ड एंड 24,000 लेवल्स के हम बहुत पास बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। तो एक अपटिक आपको देखने को जरूर मिलना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस अभी कर रहे थे, 1325 1330 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रीच करके विद डिसेंट वॉल्यूम डिसाइसिवली ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज और अपसाइड के लिए भी आपको तैयार होता हुआ दिख सकता है। ओके, तो क्या रिजल्ट के बाद RIL लेना चाहिए लोगों को? देखिए, डिपेंड करता है ये कहाँ खुलता है। अगर आप मान लीजिए ये खुल के आपको 1320 रुपए के लेवल पे ही मिल जाता है, तो क्योंकि एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं 1325 1330 लेवल्स पे है, उसके बहुत पास अगर ट्रेड कर रहा हो तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ी दूरी बनाए रखें, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। मतलब आई एम प्रीटी श्योर हमारे दर्शक भी ये बात जानते हैं और आप भी ये बात जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अगर कोई काउंटर हिट करने वाला होता है तो उसमें रेजिस्टेंस ब्रीच करने वाले हमें नहीं बनना चाहिए, हमारी इतनी ताकत नहीं है। वो तो इंस्टीट्यूशंस और फंड हाउसेस करेंगे, हमें एक फॉलो अप एक्शन टाइप रखना चाहिए। उन लेवल्स को वॉल्यूम के साथ ब्रीच करके अगर मेंटेन करता है तो हायर लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बनाएं। और अगर आप मानिए कि मार्केट में हमारी जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है या ट्रम्प साहब का कोई अनाउंसमेंट आता है, उसके साथ अगर आपको ये नीचे ट्रेड करता हुआ मिलता है तो डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे मैं कहूंगा फिर से अट्रैक्टिव बाय बन जाएगा। बट उसके लिए इसको करीबन 1230 रुपए के आसपास आना पड़ेगा, जो कि अभी इस रिजल्ट के बाद बहुत डिफिकल्ट है समझना कि आए। तो उन लेवल्स के लिए आप वेट करें। इस लेवल पे बाइंग नहीं बनती, या तो रेजिस्टेंस तोड़े तब बाय या फिर लोअर लेवल्स पे मिले तब बाय। जी, हमारे दर्शकों को मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। रचित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ आपके सवाल होंगे वो हम एक एक करके उनसे लेंगे। और रचित जी, इतने लोगों के सवाल आए तब तक मैं पीछे जो हम चर्चा कर चुके हैं उसमें थोड़ा और विस्तार से एक आधे कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था
कि हमने अभी चर्चा करी है कि O2C जो है इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उस पे क्या कोई प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए O2C के अगर हम नंबर्स देखें तो उसमें प्रेशर एट द वेरी फेस ऑफ इट, देखिए मार्जिन प्रेशर तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, मगर देखा जाए तो इस मार्जिन का जो प्रेशर आपने देखा है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद का नहीं, बट जो इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन चल रही है, मतलब आपने भी देखा होगा ये जो O2C है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, और केमिकल सेक्टर एज अ होल थोड़ा सा प्रेशर फेस कर रहा है, और उसके चलते अगर ये मार्जिन प्रेशर आया भी है तो दैट इज ओके, मतलब इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया है, तो हम उसी के लिए खुश हैं। मतलब देखिए इट्स अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल कि आप जितना डैमेज उम्मीद लगा के बैठे थे उससे कम डैमेज होता है ना, तो वो भी आपको पॉजिटिव लगने लग जाता है। तो हम अभी उसी कंडीशन में इसको देख रहे हैं कि द काइंड ऑफ डैमेज दैट वी वर एक्सपेक्टिंग लुकिंग एट द वे थिंग्स आर फंक्शनिंग ग्लोबली, उसके कंपैरिजन में इट इज स्टिल मैनेजेबल, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही दिख रहा है। अच्छा, वैसे सर अनुमान अब नतीजे तो आ चुके हैं, पर पहले जो अनुमान लेकर चल रहे थे उसके अनुसार ये अच्छे ही आए हैं, और अगर ये अभी के हिसाब से हम देखें तो दिखाई तो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं जो पहले इस पे अपने प्रकट कर चुके हैं कि क्या कुछ रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उन रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप भी उनमें से ही एक हैं, तो वो आपको क्या कहता है कि उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ये नतीजे अब आए हैं वो बेहतर हैं पहले के मुकाबले में? दिखाई तो बेहतर दे रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू पास्ट अभी कैसे इनको हम देखें कि आगे जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस चीज के लिए राय दे सकें कि हाँ ये अभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहने की उम्मीद है, अगर लड़ाई वड़ाई वाली चीजें साइड कर दें तो उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर रहेंगे। देखिए इसके और आप पीछे फ्यूचर में इसका क्या देख रहे हैं, मतलब विद इन कुछ टाइम आगे के लिए? इसके पीछे ना आप एक कारण समझें कि हम इसको हिस्टोरिकल पैरामीटर्स पे अगर देखें तो एक क्लियर कंपैरिजन क्यों नहीं हम फॉर्मुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने ना हिस्ट्री में ऐसी कंडीशंस नहीं देखी एक साथ। मतलब आप देखिए रशिया यूक्रेन अलग चल रहा था, इजराइल का डिस्कम्फर्ट अलग था, उधर ट्रम्प साहब आ गए थे, वो क्रूड को नीचे लाने में लगे हुए थे, उन्होंने आते ही एक शगुफा भी छोड़ दिया था कि ड्रिल वे भी ड्रिल, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रही थी, जिससे भी इनके नंबर्स पे आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलता। उसके साथ साथ जो वो सैंक्शंस लगाने लग गए थे, मतलब इफ आई एम करेक्ट कुछ 15 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले इनको वेनेजुएला के साथ अपना ऑयल बिजनेस एकदम से ऑल ऑफ सडन रोकना भी पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने ये भी एक धमकी दे दी कि वेनेजुएला के साथ जो बिजनेस करेगा उस पर भी हम टैरिफ्स लगा देंगे। तो ये बहुत अनसर्टेन टाइम्स को फाइट करते हुए अभी यहाँ पे पहुंचे हुए, और उन अनसर्टेन टाइम्स को जो हमने हिस्टोरिकली इतना क्लियरली नहीं देखा है फॉर सम टाइम, उसको फाइट करते हुए जिस तरीके से आए हैं। और आप देखें अंबानी साहब की अगर आपने कमेंट्री सुनी हो, उन्होंने बहुत ना क्लियर वर्ड कहा था, डिसिप्लिन्ड अप्रोच। वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिली है कि यस इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल मैनर में हैंडल किया है, और उसी के बाद ये रिजल्ट्स, ये नंबर्स आपको देखने को मिले हैं। तो उसके चलते आई बिलीव कि अब पॉजिटिव रिएक्शन देखने को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे एक और आप कारण समझे, रिलायंस ने मूवमेंट ही नहीं किया निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी का एक इतना बड़ा स्टॉक निफ्टी को ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा ही कुछ देख रहे होंगे इन्वेस्टर्स या जो फंड हाउसेस हैं, they were waiting कि let's see how the results come out, and हो सकता है over the weekend मंडे मॉर्निंग या संडे इवनिंग तक हमारे पास जो एक रेटिंग री रेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आ जाएं, और उनका एक बार रेटिंग रिव्यूज भी हम कर लें। हो सकता है कि वो एक बुलिश स्टांस रखें, और बुलिश स्टांस के साथ वो अपने जो टारगेट्स हैं वो भी आगे बढ़ाते हुए नजर आए, तो वो भी होता हुआ दिख सकता है आपको। तो रिलायंस तो वैसे भी जी, रिलायंस तो वैसे ही बाजार की चाल बदलने की ताकत रखता है, तो उस लिहाज से लग रहा है आपको कि अब मंडे को रिजल्ट का तो काम चलिए दिखाई दे रहा है कि अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर मंडे को जब बाजार खुलेगा तो ये निफ्टी पे भी इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल?
देखिए रिलायंस का वेटेज इतना बड़ा है निफ्टी में कि डेफिनेटली रिलायंस डालना ही चाहिए असर। और रिलायंस को आप देखिए ना तो इसके जो पिछले कुछ टाइम से जो चार्टिकल पैटर्न्स हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम मंडे को बात कर रहे होंगे या ट्यूसडे को बात कर रहे होंगे, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि निफ्टी ने इतने पॉइंट्स का अपसाइड रजिस्टर किया और उसमें इतना परसेंटेज जो है वो अकेला रिलायंस का था। मगर उसके पहले आई वुड लाइक टू री एम्फसाइज ऑन दिस थिंग, 1325 1330 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और देखिए रेजिस्टेंस के पीछे का ना कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि कहीं ना कहीं वहां पे इक्विटी डिप्लॉय कर रही जाती है किसी बड़े फंड मैनेजर या किसी बड़े ऐसे इंसान ऐसे सेटअप में जिनके पास होल्डिंग है और वो उस वैल्यू को बहुत कंफर्टेबल समझ रहे होते हैं। तो जब तक आप उन लेवल्स को नहीं डिफाई करेंगे ना, तब तक इन रिजल्ट्स के बाद रिलायंस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वो लेवल ब्रीच हो उसके बाद ही आप अपसाइड की बात कर सकते हैं। जी, तो चलिए अब, क्योंकि मेरे जितने सवाल थे जो मैं इधर से उधर घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा था, तो वो तो हुए खत्म। अब लोगों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं वो आपका इंतजार बेसब्री से कर रहे होंगे और उनके पास भी आपके लिए बहुत सारे सवाल होंगे और मुझसे बेहतर होंगे, उम्मीद है। तो चलिए एक एक करके सबके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो आपको नमस्कार कह रहे हैं, सिन्हा जी, रांची से हैं ये। नमस्कार सिन्हा साहब। सिन्हा जी, सर की तरफ से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अब हम सवाल अगर आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सोनू जी हैं हमारे दर्शक और लिख रहे हैं कि आप रिलायंस 26% डाउन जाएगा, ये किस लिहाज से पूछ रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाया हूँ। बाकी आप बताएं क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, क्यों निवेशकों को आशंका है कि ये डाउन भी जा सकता है? शायद वॉर की वजह से ऐसा लग रहा ही नहीं, या कोई और कारण? देखिए एक और चीज है, मतलब हम लोग ना इस बात को बहुत ओवर रीड कर रहे हैं कि एक वॉर हम छेड़ देंगे, या तो ओवर रीड कर रहे हैं या हम इस सिचुएशन को अंडर रीड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वॉर हो सकता है। मतलब वेरी फ्रैंकली लेट मी बी ऑनेस्ट ऑन योर फेस रोहित जी, कि ये जो हम सोच रहे हैं ना कि वॉर, ये बोलने में जितना आसान होता है करने में इतना ही डिफिकल्ट होता है। मतलब क्योंकि हम ये बात बार बार कर रहे हैं ना, और दर्शक भी और सारे लोग ये बात कर रहे हैं, दो न्यूक्लियर वॉर हेड का भिड़ना in a state of war, to get them in a state of war they have to have something really big। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो हुआ वो छोटा था या उसको हम दरकिनार कर सकते हैं, बट क्या उसके लिए हम एक स्टेट ऑफ वॉर में चले जाए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब ना तो पाकिस्तान एलओसी में शेलिंग होती है, वो एक अलग बात है, वो आपने पहले भी देखी है, वो होती रह सकती। फुल स्टेट ऑफ वॉर, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना और एक दूसरे के ऊपर उस तरीके से अटैक करना, अभी कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कि वो ऐसा कोई स्टेप उठा रहे हो। देखिए इंटरनल डेवलपमेंट तो नोबडी नोज, मतलब मैंने तो ये बात भी सुनी है कि अभी वो 7 दिन का टाइम दिया है ना उनको, उसको 7 दिन के बाद अटैक करेंगे, नोबडी नोज। मगर आप एक चीज देखिए, उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो पूरी तरीके से भी बंद नहीं किया, दे हैव जस्ट अंडरसाइज्ड द ऑफिसेस। मैं अगर आपकी कंट्री के साथ एक स्टेट ऑफ वॉर में जाने की सोच रहा हूं तो मैं वो 30 लोग या 15 लोग को भी उस देश में कैसे छोड़ सकता हूं? आई कैन नॉट देन पुल यू आउट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यू नो स्टेट ऑफ वॉर, and even if there are 15 people of my country inside your country, how am I supposed to pull them out? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब I'm just giving you, अब जैसे आप ये मैंने बहुत जगह पढ़ा कि आप देखिए ये जो इन लोगों ने इंडस रिवर के ऊपर वो लगा दिया है, they were using some word, प्रतिबंध लगा दिया, बट आई थिंक वहां डैम नहीं है तो वो चीज लगाने का कोई लॉजिक नहीं है ना, उससे होगा भी तो है ही नहीं। मतलब आप क्या लॉजिक, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ है आपको बोलूं कि मैं आपके ऑफिस की लाइन इलेक्ट्रिसिटी काटूंगा, how you are in a different state altogether, how are you supposed to do that? So
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्शन छोटा था, एक्शन बहुत बड़ा है, इसके लिए इक्वल एक्शन कॉल किया जाना चाहिए। हमारी सरकार पोटेंट भी है, सेंसिबल भी है, इंटरनेशनल फोरम भी हमारे फेवर में आके खड़े हो गए हैं, बट क्या एक स्टेट ऑफ वॉर में जा सकते हैं? मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। आगे आने वाले समय में हम ये वीडियो खत्म करते हैं, उसके बाद मान लीजिए मोदी जी कोई और स्टेटमेंट देते हैं या हमें पता लगता है कि पूरा ही वो हो गया, तो एक अलग बात होगी, अदरवाइज ये वॉर नहीं होता। और 26% रिलायंस टूटना, मतलब आप समझिए कि आप कितना वेल्थ इरोड करने की बात कर रहे हैं। तो ये सोनू जी को हो सकता है कुछ ऐसा पता हो जो मुझे नहीं पता, और जो ओवर द वीकेंड डेवलप हो जाए, तो सोनू जी नोज इट बेटर, मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। 26% बहुत बड़ा नंबर होता है सर, बहुत बड़ा नंबर। 2.5% रिलायंस अगर टूटेगा ना तो निफ्टी कहाँ जाएगी, आप वो कैलकुलेशन लगाइए। तो 26% पे तो फिर सब छुट्टियां मनाने चलते हैं, फिर जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद वापस आ जाएगा। रिलायंस तो जी बाजार का हाथी है, अगर वो थोड़ा पीछे खिसक गया तो बाजार बैठ जाएगा। 2.5% सर सही कह रहे हैं, 26% तो आप बर्बाद कर देंगे। तो ये वो तो खैर सोनू जी, ये थोड़ा आपकी कोई अगर दूर अंदेशी हो तो आप बता सकते हैं, बट ऐसा होने की उम्मीद कम है। और जाहिर बात है, सर ने जैसा कहा, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वॉर में जाना न्यूक्लियर कंट्रीज के लिए आसान नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। बाकी तो जब सरकार जो फैसला करेंगी वो तो देखा जाएगा। पर आई थिंक मुझे नहीं लगता, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये ठीक है। पाकिस्तान की तो छोड़ दीजिए, उनका इकोनॉमी का हाल जग जाहिर है, लेकिन ये इंडिया की भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जो 2047 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं मोदी जी, कहीं उससे पीछे ना आ जाए। अगर ऐसी चीज होती है तो आई थिंक ये चीजें नुकसानदायी ही रहेंगी देश की इकोनॉमी के लिए। मतलब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आपको एक और चीज समझनी होगी। मतलब आप एक चीज समझिएगा, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि हम वॉर पे चले जाते हैं, बट वॉर की कैजुअलिटी वॉर से ज्यादा बड़ी होती है। हम आमरण पट्टा नहीं लेकर आए हैं। अगर हमारे सोल्जर्स वॉर कर रहे हैं ना, तो वो भी शहीद होते हैं। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, जो डैमेज हो चुका वो हो चुका। आगे कम डैमेज में हम कैसे सिचुएशन ठीक कर सकते हैं, मतलब बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम पीओके ले आएंगे, हम वॉर कर लेंगे, हम पाकिस्तान खत्म कर देंगे, बट उसमें हमारे साइड की कैजुअलिटी को कौन कैलकुलेट करेगा? जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसके फादर जाते हैं ना, दे नो व्हाट वॉर इज। फॉर अस सिविलियंस इट्स वेरी इजी। तो ये मतलब वी शुड पुल दैट आउट ऑफ द हेड। मैं तो यही कहूंगा कि सिविल मैनर में एक प्रॉपर तरीके से हम जिस तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं, वो एक कोशिश करें। अगर बिल्कुल ही गले पे बनाती है तो देखिए, फिर तो हर आदमी अपने हाथ पैर चलाता है, फिर तो हमारा देश भी पोटेंट है और वॉर कर लेगा। बट उसके पहले हम जितना कम डैमेज के साथ कंट्रोल कर पाए वो ज्यादा अच्छा है। जी अच्छा सर, हमारी स्क्रीन पे कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जाहिर है आप भी देख पा रहे होंगे, तो इसे थोड़ा इलेबोरेट करें दर्शकों के लिए, ताकि फिर उनके सवाल लें तो उनको थोड़ा क्लियर हो कि हम बात कर रहे हैं जियो पर, रिलायंस पर, तो क्या कुछ उनको समझ आ सके। जी देखिए, ये क्लियरली दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट्स में जो आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से 4.7 का है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब ये देखिए, वापस मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि ईयर ऑन ईयर में आपको ये जो थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है और ये आपको कम दिख रहा है, उसके पीछे का कारण ही ये है कि एक बहुत अनसर्टेन टाइम्स, और उन अनसर्टेन टाइम्स में भी अगर आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है ग्रोथ का, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है। जो मैं शुरू से आपको एक बात बोल रहा हूं ना कि ये आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे ना कोई भी फिगर, तो आपको कमती ही लग रहा है, और वो ठीक है, मतलब दैट्स परफेक्टली फाइन। आप अगर प्रॉफिट्स के फिगर्स को भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक कारण ये है कि जो प्रीसीडिंग क्वार्टर गया, दैट वाज द क्वार्टर ऑफ फेस्टिवल्स, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये भी डिसेंट है इन सच अनसर्टेन टाइम्स। तो लेवल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और अनसर्टेनिटी और जो स्लोडाउन हमने देखा उसके बावजूद ये सब आया है। इट इज अ गुड रिजल्ट, गुड नंबर टू लुक एट। जी ठीक है। एक सवाल मेरा और ये रहेगा कि क्या लगता है आपको, दिखाई दे रहा है नतीजे अच्छे आए हैं पहले के मुकाबले, आंकड़े कह रहे हैं कि ठीक है रिलायंस के नतीजे बेहतर रहे, लेकिन क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज
के जो ये नतीजे हैं उनको बेहतर करने में किसका योगदान रहा है? रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, किसका आप मतलब योगदान देख रहे हैं? किसने बचाया है रिलायंस को? इस में आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का हाथ है या कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ओवरऑल बचाया परफॉर्मेंस ही है, बढ़िया इनका। बचाया है शब्द तो बहुत बड़ा हो गया फॉर अ अच्छा, कंपनी लाइक रिलायंस। देखिए रिलायंस को तो कौन बचा सकता है, रिलायंस अपने आप में हाथी है। हाँ मगर जी, हाँ एक चीज है कि ये जो आप बात पूछ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैलिड कैसे हो जाती है कि आपने जिस तरीके से इनके ऑयल बिजनेस को थोड़ा सा टेपिड परफॉर्मेंस करते हुए देखा, उसके बावजूद आपको ये जो बेटर नंबर्स मिल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए डेफिनेटली जियो और रिटेल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है, O2C ने जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है, ओवरऑल रिलायंस को सपोर्ट किया है। मतलब अगर ये सिर्फ एक रिफाइनरी कंपनी होती तो शायद डैमेज हमें ज्यादा देखने को मिल रहा होता, नंबर से हम थोड़े से डर भी जाते। बट जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम एक ऐसे कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस हैं, एंड इन टाइम टू कम उनका भी आप एक देखेंगे पूरी डीमर्ज एंटिटी जब लिस्टिंग होगी और सारी चीजें होंगी, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस टू लुक एट। तो यस, जियो ने और रिटेल ने इनको अच्छा सपोर्ट किया है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था इनके क्रूड जो रिफाइनरी बिजनेस है उसमें। और O2C एक अनसर्टनिटी के चपेट में जरूर आया है, बट उसने भी अपना योगदान सही ढंग से दिया है। जी। एक सवाल और, फिर लोगों के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ आपका समय कहीं दौड़ रहा है इस समय, लेकिन थोड़ा समय और मैं आपका लूंगा। और सवाल ये कि जियो प्लेटफॉर्म, ये सबसे थोड़ा अलग से आप इसको थोड़ा इलेबरेट करके बताइएगा कि जियो प्लेटफॉर्म के नतीजे जो इस समय आए हैं उसको लेकर आप कैसा देख रहे हैं, और उसने रिलायंस के ओवरऑल नतीजों पर क्या इम्पैक्ट डाला है, और वो देखिए में जी, क्या परफॉर्म करने की उम्मीद लग रही है? अगर हम जियो की बात करें तो जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, आरपू जो है इनका वो बहुत अच्छे से बढ़कर आया है, 206 रुपए 20 पैसे का हो गया है। आरपू का आप ऐसे समझें कि रेवेन्यू पर यूजर, ये एक होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर से कितना रेवेन्यू ले पाते हैं। अब अगर उस चीज को आप समझें, ये जितना इंप्रूव होगा ना उतना ही इनका बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो आरपू के नंबर्स कहीं ना कहीं हम 205 रुपए 204 रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 206 रुपए पे आया है। अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि कैसी बातें कर रही हैं, ये 1 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है। बट 1 रुपए में और फर्क आप तब पड़ता है जब जी हम जी जी सब्सक्राइबर बेस को देखते हैं, ये कितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है इनका। इनका सब्सक्राइबर बेस भी अगर आप देखें तो 48.21 करोड़ से बढ़कर 48.82 करोड़ पे आया है, विच इज क्वाइट डिसेंट। तो अब ये 1 रुपए को ना आपको इंटू करना होगा 48.82 करोड़ से, सो यू विल गेट टू नो व्हाट फिगर आर वी टॉकिंग अबाउट कि आरपू किस तरीके से बढ़कर आया है। इनका जी अगर हम रेवेन्यू फिगर्स भी देखें तो 29,300 करोड़ से बढ़ के 30,018 करोड़ आया, विच इज अगेन गुड। और ये कहीं ना कहीं इन सिंक है, जो आरपू और सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल रहा है। इनका एबिटा जो है वो करीबन 16,188 करोड़ आया है, इसमें भी एक अपसाइड देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इनका जियो प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहा है। और जियो प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो जियो प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स को डिटेल स्टडी करते हैं, इनको 5G से भी बेनिफिट मिल रहा है, और जो ये और सर्विसेज देते हैं ओवर एंड अबव बेसिक टेलीफोनी, जो इनका इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, उनमें भी एक अच्छे रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। और मैं समझता हूं अब जिस तरीके से ये आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हर घर में इंटरनेट तो पहुंच ही गया है, हर फोन में 5G पहुंच गया है, बट हम और सर्विसेज लेने की बात कर रहे हैं अभी। OTT अब एक बहुत पुराना हो गया, उसके अलावा भी बहुत लाइव स्ट्रीमिंग और बहुत सारी चीजें हैं जो रिलायंस भी आपको फ्री दिखा रहा है। और रिलायंस का हमने शुरू से देखा है कि पहले आपको बता देता है कि भाई देखो एक्सपीरियंस ऐसा है, अब पसंद आ रहा है तो पैसे दे दो। अब वो जी जल्दी पसंद आ रहा है तो पैसे दे दो वाली जैसी सिचुएशन में आएगा। कुछ बहुत सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, बट हाँ जो पेमेंट करना चालू करेंगे ना, वो बहुत अच्छा रेवेन्यू फिगर आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस जियो का पेनिट्रेशन अब कंट्री वाइड लेवल पे बहुत अच्छा हो चुका है, एंड इट इज नाउ टाइम कि अब उसको इन क्वार्टर 2 या थर्ड क्वार्टर तक आते आते जब एनकैश करेंगे ना, तो आपको जी। बोम्बास्टिक नंबर देखने को मिलेंगे। तो मतलब रिचार्ज महंगा करना फायदे का सौदा रहा है कि
देखिए रिचार्ज तो एक पार्ट होगा ही, रिचार्ज तो महंगा होना ही है। देखिए अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे ना, वी आर अमंग द फ्यू कंट्रीज जो इंटरनेट की लोएस्ट पॉसिबल प्राइसिंग दे रही है। अब उस पे आप ये भी बात कर सकते हैं कि इंटरनेट की स्पीड नहीं आती। अरे भाई साहब, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस सबसे स्पीड काफी है आपके पास, आप उससे ज्यादा का काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है स्पीड पकड़ने की? जो आपकी यूटिलिटी है उस हिसाब से पेमेंट आप कर रहे हो, बट उस यूटिलिटी में भी जो कंपनी का कॉस्ट है ना, वो बहुत ऊपर है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। एंड द वे दे आर रिवाइजिंग द प्राइसेस, डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा। कोई आपको इसमें स्विचिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका क्लोजेस्ट कंटेंडर जो भारतीय ऑलरेडी आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। उनका आरपू इफ आई एम करेक्ट 245 या 250 या 255 रुपीस, जो क्वार्टर 3 में उन्होंने रिपोर्ट किया था, जो हमने फरवरी में नंबर्स देखे थे, वो हायर आरपू पे आपके पास ऑलरेडी बैठा है। यही चीपर वेरिएंट है। बीएसएनएल में आप शिफ्ट हो नहीं सकते, आइडिया बेचारा 5G पे आ नहीं पा रहा है। सो फॉर देम टू ग्रो दैट आरपू वुड बी वेरी इजी। भारती के नंबर हम देखते हैं, भारती हो सकता है, मैं अभी मान रहा हूं कि इस बार का जो आरपू है वो अगर 245 था पहले, तो इस बार 255 260 तक पहुंच जाएगा। वो आरपू बढ़ाए जा रहे हैं, ये उनको तो एयरटेल के बराबर कैसे पहुंचेंगे? इनको तो आरपू एयरटेल के बराबर ही करना पड़ेगा क्या? फिर आपको लग रहा है ये आगे भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, आरपू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप एक बेसिक चीज समझिए। आप देखिए, मैं आपसे एक बहुत सिंपल बात करता हूं। आज आप ही ने ये बात करी थी 3 साल पहले, जोमैटो आपको कन्वीनियंट लगता था, अब जोमैटो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, मगर एक्सपेंसिव लगने के बावजूद आप यूज कर रहे हैं। यू कैन नॉट डिनाई इट, यू आर एडिक्टेड टू जोमैटो नाउ। मतलब मैं आपको एक इतनी सी चीज बोल देता हूँ, बेसिक बात बोलता हूँ, अपने घर की पेरिफेरी में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप कोई भी ईटरी, कोई भी रेस्टोरेंट उठा के देख लेना, उसका आप मेन्यू यहाँ पे देख लेना, और वहां जाके आपको देख लेना होगा मेन्यू प्राइसिंग डिफर, अच्छा डिफरेंस है मेन्यू प्राइसिंग में। और उसके बावजूद आप क्या बोलेंगे, यार ये 300 रुपए के सामान के लिए मैं जाऊंगा थोड़ा ना 4 किलोमीटर, गाड़ी का पेट्रोल फूकेगा, मेरा टाइम, गर्मी सर्दी बरसात कौन झेलेगा, ले भाई 300 तो तू मेरे घर पे डिलीवर कर दे। यू हैव बिकम एडिक्टेड टू इट, यू कैन नॉट लिव विद इट। आज आके घर में गेस्ट आ रहे होते हैं ना, आप बोलते हैं खाने को कुछ नहीं, चलो जोमेटो कर लेंगे। नाउ योर लाइफ विदाउट जोमेटो हैज बिकम डिफिकल्ट। 2 दिन आपको जोमेटो नहीं मिलेगा वीकेंड पे, तो आप बोलोगे अरे भाई बहुत ही बेकार वीकेंड गया, घर में खाना बनाना पड़ गया और 2 बार पार्सल पैक करा के लाया, मेरे तो वीकेंड ही खराब हो गया। इनफैक्ट सर, ब्लिंकिट जैसों ने तो नीचे लोकल वालों की तो काम ही खत्म कर दिया। आपको ग्राहक कोई आ गया है, घर में आ गया है, तो आप तुरंत 10 मिनट में सामान मंगा सकते हैं। तो वही जोमेटो, वही ब्लिंकिट, मतलब I don't know how old you are. This is the first show we are doing together. But let me tell you about myself. हमारे घर में एक टाइम था when we were kids. I'm talking about something 25-30 years back. When we were kids, और अगर कोई मेहमान घर पे अनअनाउंस आ जाता था ना, घर के बच्चे भाग रहे होते थे, अरे वो सामान ले आ, वो सामान ले आ, वो ले आ। बैकडोर एंट्री करनी पड़ती थी ताकि मेहमान को ना पता लगे कि मेहमान के सामने से कुछ लेकर ना आ रहे हो। हाँ, और डांट पड़ जाती थी। और वो क्यों होता था? क्योंकि हमारे घर में सामान आता था, हम बच्चे थे, हम ही खा के खत्म कर देते थे। So we were the culprits and we were the people who were filling it off. आज के टाइम कूल हो गया है, आपके घर में अगर मेहमान भी आ गया, अच्छा क्या खाएंगे, जोमेटो कर देते हैं, अच्छा कुछ मंचिंग चाहिए, ब्लिंकिट कर देते हैं। On your face they are doing it, and that's the way we are functioning. So now you are becoming addictive to things. You cannot call it off. आज मैं आपको बोलूं कि भैया काम करो, घर जाके ना सिर्फ टाटा स्काई चलेगा, टीवी देखोगे, आप बोलोगे आग लगा दो इसको, मैं यूट्यूब देख लूंगा। You cannot follow this. For you to even imagine, मतलब क्योंकि हमने तो वो फेज जिया है कि हम पेपर में देखते थे कि अच्छा आज स्टार मूवीज में कौन सी मूवी आएगी रात को 9 बजे, चलो अच्छा ये पिक्चर देखने को मिलेगी। हमने वो एरा भी देखा है जब दूरदर्शन में फ्राइडे को मूवीज आती थी। So now you have come to a level wherein you cannot go back. Similarly, जो जियो प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, अभी आपके लिए रीजनेबल है, बट देन हायर प्राइस प्रीमियम पेमेंट आप करेंगे क्योंकि आप उसके हिसाब से ढल चुके हैं। यू कैन नॉट गो बैक। तो ये आरपू भी बढ़ेगा, इनका जियो फिगर्स भी बढ़ेंगे, और जियो हैज अ लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी अहेड। इनके बहुत अच्छे प्लान्स हैं, इनका सेटअप बहुत अच्छा है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आप देखिए 2020 को आप रिकलेक्ट करिए, गूगल, मेटा, दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, दे नो हाउ इट इज फंक्शनिंग। अभी स्टारलिंक के साथ भी वो मैं वही बोलने वाला था, स्टारलिंक के साथ भी डील हो गई है। सेटकॉम पर जो तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही हैं, तो इसका फायदा तो जाहिर तौर पर क्या लग रहा है, जियो को इसका भी मिलेगा ही।
बिल्कुल मिलेगा। और एज एन इन्वेस्टर कोई अगर हमारी बात सुन रहे हो तो उनको ये समझना होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज आप दिल्ली में रहते हैं, लेट मी रिकलेक्ट इफ दैट मॉल इज एम्पोरियो मॉल which has all the एम्पोरियम मॉल, luxury यस brands, यस यस, you बिल्कुल go एम्पोरियम and साउथ shop in that mall. Let me tell you one thing straight on your face, majority of the brands which are there, they come under Reliance Retail. They come under Reliance Retail. रिलायंस रिटेल। Louis Vuitton, Gucci, ये जो बेसिक ब्रांड्स हैं वहां पे, दे कम अंडर रिलायंस रिटेल। आई गॉट इट बिल्ड, और फिर आ रहा है रिलायंस रिटेल। तो ऐसा लगा धोखा है भाई, ये तो मुकेश अंबानी के नाम विदेशी और हाँ, they have got into the stakes that we are not even aware of. Let them get into full-fledged business completely, and ये डीमर्ज होगा, ये हमें ही पता है होगा। आप उस टाइम जब वैल्यू अनलॉकिंग देखेंगे ना, आज का रिलायंस का प्राइस आपको इतना सस्ता लगेगा जिसकी हद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अब जाहिर सी बात है, तो फिर टेलीकॉम सेक्टर में सेटकॉम के आने के बाद तो फिर बदलाव भी आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए मगर उसमें पहले आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या प्राइसिंग पे ऑफर करते हैं ना, वो जो हमारे साहब हैं, ट्रम्प साहब के साथ जो बैठे हुए हैं, हाँ, उनको मस्त बड़ा था। ऐसा लग रहा है कि वो हमसे प्राइस ले लेंगे, बट वो ये नहीं जानते हैं कि हम सैटेलाइट कनेक्शन के लिए ओवर प्राइस अभी नहीं देने वाले हैं। नहीं देने Till the वाले time you don't make us believe that we really need to have it in our houses or in our offices. I'm happy with my Wi-Fi. मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे अपने Wi-Fi में, क्या परेशानी? मुझे क्यों चाहिए सैटेलाइट इंटरनेट? पेनिट्रेशन में टाइम लगेगा और वो टाइम ये देंगे। इनफैक्ट सर, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि जियो जब आया, जियो ने जब एंट्री करी 16 के टाइम पे, 2016 के आसपास, तब इन्होंने फ्री में चीजें दी, इंटरनेट बिल्कुल सस्ती दर में उतार दिया। अब भले ही चीजों को, अपने आरपू को सुधारने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए, बाकियों से कंपटीशन करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए रिचार्ज की दर बढ़ रही है। पर जब स्टारलिंक की एंट्री होगी तो स्टारलिंक कैसे कंपैरेटिव, चलिए साथ तो आएगा क्योंकि वो अकेले तो आ नहीं सकता, अकेले तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, पर साथ आने पर भी कंपैरिजन कैसे होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि खुद जियो के साथ आ जाएगा, पर वो प्राइस रेट कैसे मैच कर पाएगा उसके साथ। कहाँ जियो बिल्कुल सस्ती दर पे, कहाँ वो महंगा, इतना सस्ता तो मुझे लगता नहीं आ सकता वो। बहुत एक बेसिक बात बताता हूँ मैं, आज आप ही के ऑफिस में आता हूँ जी, आज एक, अब ये कंपैरिजन आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन योर चैनल आई डू शोज विद 3 डिफरेंट पीपल ऑन वीकली बेसिस। जी, you will get to see the shows and you will get to see the difference which happens। मतलब एक डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बट एक एग्जांपल को थोड़ा सा ईज आउट करके समझाना चाह रहा हूँ कि जो शो है वो हर आपके एंकर के साथ अलग बन जाता है और वो अलग तरीके से पूरा चलता है। सिमिलरली जब स्टारलिंक भारती के साथ भी देगा और स्टारलिंक जियो के साथ भी देगा, तो इनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होना ही होना है। मतलब इनफैक्ट बढ़ा देंगे अपनी भी उसके साथ मैच करके। हाँ, फिर तो ये अपनी दरें बढ़ा देंगे उसके साथ, अगर कोई चीज, देखिए हो सकता है ना एक्स प्रोडक्ट भारती दे रहा हो और वाई प्रोडक्ट जियो दे रहा हो। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कमेंट कि ठीक है, अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट करो भारती का, ये वाला चाहिए तो आप जियो का ये सिलेक्ट कर लो, whatever you need। मतलब जैसे बहुत मिक्स एंड मैचेस हो सकते हैं कि इसमें आपको नेटफ्लिक्स दे दिया जाएगा, उसमें प्राइम दे दिया जाएगा, इसमें ऐसी स्पीड दे देंगे, उसमें स्पीड कमती दे देंगे बट डेटा ज्यादा दे देंगे। That will something that time will tell। हम तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, बट वही स्टारलिंक जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनिशियली होगा तभी दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क। अच्छा सर, क्या ये, जी जी, अच्छा ये इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आई डोंट नो आप तब थे कि नहीं थे। हमने बचपन में देखा था काइनेटिक के साथ होंडा ब्रांड आया था, काइनेटिक टू व्हीलर्स के साथ होंडा ब्रांड आया था। सर मैं भी दूरदर्शन और डीडी न्यूज के टाइम का हूँ, 90 का बर्थ है मेरा, उससे पहले का हो तो पता नहीं। और तो फिर आपने भी देखा होगा काइनेटिक, होंडा जो टू व्हीलर कंपनी है, होंडा मोटर कंपनी जो है, वो काइनेटिक के साथ आता था, काइनेटिक होंडा होता था। हीरो के साथ आता था, हीरो होंडा होता था होंडा ही, टेक्नोलॉजी होंडा की थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन was automatic, वेर ऑटोमेटिक दे रहा था वो, एंड काइनेटिक की सेल्स बहुत अच्छी थी। इट वाज अ प्रीमियम स्कूटर। मतलब लेट मी टेल यू स्ट्रेट ऑन द फेस, 1998 में आई बॉट अ काइनेटिक होंडा। मतलब माय पेरेंट्स गिव मी अ काइनेटिक होंडा और मेरे को फीलिंग आती थी आई एम द रिचेस्ट किड इन द वर्ल्ड। आई वाज इन ग्रेट बैक देन,
और जब मैं काइनेटिक होंडा से ट्यूशन जाता था ना, मुझे लगता था भाई साहब रईसों के रईस तो हम ही है, काइनेटिक होंडा है हमारे पास, हीरो बुक पे नहीं आते। सिमिलरली जब हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे कोई आता था तो उसको लगता था ये देखो होंडा की टॉप नॉच मोटरसाइकिल में मैं घूम रहा हूँ। कंपनी होंडा थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था क्योंकि एक काइनेटिक था और एक हीरो के साथ था। अब आप देखिए जैसे ही ये इनके खत्म हुआ, दोनों के साथ मर्जर खत्म हो गया, हीरो सेपरेट, काइनेटिक सेपरेट हो गया। अब होंडा जो आया उसने स्कूटर भी ले लिया, उसने मोटरसाइकिल्स भी डाल दी, वो बिग विंग के भी शोरूम ले आया, सब कुछ कर लिया उसने। बट जब तक वो दो कंपनीज के साथ काम कर रहा था एक ही देश के अंदर, प्रोडक्ट लाइनअप का डिफरेंशिएशन था। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है, इसमें भी देखने को मिल सकता है। इट्स काइंड ऑफ कि जब रिलायंस और मतलब जियो और इनका और एयरटेल का और स्टारलिंक का जब चीजें आएंगी साथ में, तो शायद एक पैक ऐसा हो जिसमें इन दोनों के पैकेज है, और शायद एक पैक ऐसा हो जो सेपरेटली एयरटेल का अलग अपना दिखाई दे रहा है, जियो का अपना अलग दिखाई दे रहा है, और एक अलग दोनों मर्जर के साथ वाला होगा कि स्टारलिंक प्लस जियो। एक रिवर्स ऑर्डर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं। बजाज ले लीजिए आप। हाँ, बजाज आज के टाइम केटीएम लेकर आ रहा है इंडिया में, विच इज अ ऑस्ट्रियन यूरोपियन मोटरसाइकिल कंपनी। ट्रायम्फ लेकर आ रहा है, अ यूरोपियन मोटरसाइकिल कंपनी। हुस्कवर्ना लेकर आ रहा है, विच इज इन टाई अप विद केटीएम, और वो अपना पर्सनल ब्रांड भी चला रहा है। तो बजाज इज प्रैक्टिकली हैविंग 4 डिफरेंट ब्रांड्स इन इट्स ओन किटी राइट नाउ एंड इट इज सेलिंग, इट इज मैनेजिंग। तो ये किस तरीके से एक वेरिएशन होता है ना, वो हमें देखना होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मोटरसाइकिल्स को देखें ना, पहले ये बात हो रही थी कि जो ट्रायम्फ 400 आ रही है उसमें केटीएम 390 का इंजन आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा वेरिएशन मेंटेन किया है। अब ये किस तरीके से करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो आई थिंक सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज अनाउंस होंगी, ये साथ में लेकर आएंगे एक पैकेज, बंडल ऑफ पैकेज बनाकर, तो अगर सेपरेट जियो का अपना भी रह रहा है जो अभी लोग यूज कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, और उस टाइम पे जब स्टारलिंक के साथ मर्ज वाला एक पैकेज अलग दिखाई दे रहा होगा, अगर ये दोनों चीजें सेपरेट रहेंगी तो शायद से जो खर्च कर सकते हैं, जिनकी खर्चने की क्षमता है, वो ही स्टारलिंक प्लस जियो वाले पैकेज को चूज कर पाएंगे कंपैरेटिवली जियो। क्योंकि आम लोग तो शायद जियो से ही चले जाएं क्योंकि काम तो आज भी चल रहा है ना, तो हाई एंड स्पीड हो सकता है कंपनियां ले रही हो कि भैया स्टारलिंक के साथ बढ़िया चीजें दे देंगे। हम जैसे आम लोग शायद स्टारलिंक प्लस जियो को या स्टारलिंक प्लस एयरटेल को प्रेफर कम करें, ऐसा आप समझने में सही? इट इज टू अर्ली टू से। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि एक चीज आप और देखिएगा, जब हीरो होंडा था तब हीरो मोटो के प्रोडक्ट्स भी लाता था। आपको ध्यान हो, हीरो पुक, अगर आपने कभी नाम सुना हो, हीरो पुक, हाँ, हीरो पुक, दैट वाज हीरो मोटोकॉर्प्स ओन प्रोडक्ट। और उसका जो कस्टमर था वो हीरो होंडा स्प्लेंडर का कस्टमर नहीं था, और उसका होंडा से कोई लेना देना भी नहीं था उसका। तो मैं अपनी एंटिटी तो छोड़ ही नहीं रहा हूं ना यहाँ पे, मैं तो सिर्फ सैटेलाइट बिजनेस के लिए आपके साथ काम कर रहा हूं। जैसे आप जियो फाइनेंस में देखें तो जियो फाइनेंस ने ब्लैक रॉक के साथ जो टाई अप किया है वो सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग के लिए किया है। जैसे ही बजाज एलियांस का एक बिजनेस जो जॉइंट वेंचर था वो खत्म हुआ था, द वेरी नेक्स्ट डे वी वर लिसनिंग टू द स्टोरीज कि अब एलियांस जो है वो जियो के साथ आ जाएगा। तो इंश्योरेंस के लिए ही विल हैव अ डिफरेंट पार्टनर, है मेरा ही बिजनेस, बट हर डिफरेंट वर्टिकल के लिए आई हैव डिफरेंट पार्टनर्स। एंड बिकॉज आई एम सो बिग, I have such a big size, I am such a big conglomerate, I can very easily do that and you will accommodate with me because you also want to earn on my brand name. Exactly, बिल्कुल। तो इसके ऊपर चर्चा अच्छे से और विस्तार से हुई है और मुझे भी काफी कुछ समझने को मिला है। अब क्योंकि हमारे दर्शकों से हमने कहा है भाई सवाल पूछ लें, सर आपके सवालों के कुछ जवाब देंगे और हम उनके सवाल ले लेते हैं, इसलिए अब तो कुछ एक सवाल और ले लेते हैं, फिर इस शो को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ेंगे। हमारे ज्यादातर दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि देश का माहौल दिक्कत देता हुआ लग रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। लोगों में ना दिमाग में एक अनसर्टेनिटी सी ज्यादा बैठ गई है कि कहीं हो गया तो क्या होगा, कहीं इस चक्कर में वो पैनिक सिचुएशन में आकर अरे निकालो भाई, मंडे होते ही भाग जाओ, तो कहीं चीजें बदल ना दे बाजार के अंदर, रिलायंस के नतीजे भी ना संभाल पाए, डर में पहले बैठे हुए। ये बहुत डर निकालिए आप लोगों का कि
डरिए घबराइए मत, बाजार में उठापटक चलती रहती है, पर अनसर्टेनिटी के नाम पे अगर छोड़ देंगे तो क्या ही होगा। मतलब आप सारी बात छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे एक बहुत सिंपल बात पूछता हूँ, आपका मार्केट अभी जो थ्रेड झेल के बैठा है ना, वो थ्रेड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था इन कंपैरिजन विद द वॉर लाइक थ्रेड। और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, 18% आपका रेवेन्यू जो है ना एक्सपोर्ट का, वो यूएस से आता था, वो आपको जीरो आउट होता हुआ दिख रहा था। उसके साथ साथ आपके पास एक और बड़ा थ्रेट था कि अगर चाइना यूएस मार्केट खो देता है तो वो इंडियन मार्केट में डंपिंग करेगा, तो आपका कोर इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगा। दूसरा थ्रेट ये भी था कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स चाइना से नहीं आ सकते ना, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, तो श्रीलंका और बांग्लादेश बैठे थे वहां पे आपको क्रिपल करने के लिए। बिल्कुल। आप जब वो थ्रेट पे अपने आप को संभाल के वापस ऊपर आ गए, मैं ये नहीं बोलता वॉर लाइक सिचुएशन इज नॉट अ थ्रेट, ऑफ कोर्स इट्स अ थ्रेट एंड इट्स अ थ्रेट फॉर एनी कंट्री पॉसिबल। अगर पहली बात तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा, अगर हो गया, मतलब मान लीजिए कि मोदी जी ने जो 7 दिन का टाइम दिया है उन डिप्लोमैट्स को, वो ये भी बोलते थे भाई तुम 30 लोग भी मत रहो, तुम भी वापस आ जाओ, तो डरने की बात है। तो डरने की सच्ची बात हो सकती है क्योंकि फिर मोदी जी कुछ और सोच रहे हैं, अभी तक वो नहीं आया, 1 मई तक का आपके पास टाइम है। तो उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट के पहले आपके पास 3 ट्रेडिंग सेशन है। अगर इतना डर लग रहा है, जो कि लाजमी भी है, किसी को भी लग सकता है, मतलब फॉर मी इट इज वेरी इजी टू से, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई डोंट ट्रेड इन द मार्केट, फॉर मी इट इज इजी टू से कि क्या होगा, 21,000 ही तो आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा और खरीद लूंगा। बट जो ट्रेडर है उनको डर रखना लाजमी है, एंड इन दैट केस मैं एक चीज बोलूंगा, अगर इतना ही आपको डर लग रहा है तो 3 दिन आपको ट्रेडिंग सेशन के भी मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम शो खत्म करेंगे और मोदी जी फोन करके बोलेंगे आर्मी हेड को कि जाओ अटैक कर, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। मंडे मार्केट आपको मिलेगा, शांति से मिलेगा, अभी तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ कहेंगे, बिकॉज ही ऑल्सो नीड सम टाइम। वॉर इज नॉट जो हम गली मोहल्ले में कर लेते हैं कि तूने मेरी गाड़ी कैसे यहाँ खड़ी कर दी और मैंने गलत ओवरटेक किया और झापड़ मार दिया। नो, वॉर नीड्स मोबिलाइजेशन, वॉर नीड्स मोमेंटम, वॉर नीड्स फोर्सेस। उसको मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। वो राफेल जो है वो टैंक को उठा के नहीं रख सकता एलओसी पे, राफेल फाइटिंग कर सकता है, टैंक तो बेचारा ट्रेन से ही पहुंचेगा, ट्रेन से पहुंचेगा। हाँ, लेट देम डू व्हाट दे कैन, इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। और डर लग रहा है, पोजीशन हेज करिए। देखिए, डर लगना लाजमी है, पोजीशन हेज करिए, लोअर लेवल्स पे जो ले रखा है, अगर प्रॉफिट है और आपको डर लग रहा है तो आप एक बार मार्केट में प्रॉफिट बुक करके और एग्जिट भी कर सकते हो, और इसमें कोई खराबी नहीं है। अनसर्टेन टाइम्स में अगर आप कैश पे भी बैठे हुए हैं और मान लीजिए वो अनसर्टेनिटी नहीं ट्रिगर होती है और निफ्टी हायर लेवल्स पे मिलती है, आपका स्टॉक हायर लेवल पे मिलता है और आपका कन्विक्शन जिंदा है, तो वापस खरीद लीजिएगा, एटलीस्ट कैपिटल इरोड नहीं हो। डोंट लिसन टू पीपल लाइक मी बिकॉज आई इन्वेस्ट फॉर ईयर्स। मेरे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड कभी भी मैटर नहीं करता। मैं अपने पोर्टफोलियो को 15% के डाउन साइड तक तो खोल के भी नहीं देखता। फॉर मी डजंट इवन मैटर। मैं ट्रेडिंग के लिए हूं नहीं यहाँ पे, मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए हूं। मेरा प्रोस्पेक्ट अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, और आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, डर लग रहा है, बिल्कुल अपने लॉसेस प्रॉफिट्स बुक करें। 3 दिन का टाइम है आपके पास, आराम से बुक करके एग्जिट कर लें, चिंता ना करें। अभी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा, कल परसों तरसों जो होगा वो आपके चैनल के माध्यम से हम फिर से डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर जैसा कह रहे हैं, ये बात इंट्राडे वाले जो हैं उनको थोड़ा हो सकता है डर लग रहा हो, लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, पर इंट्राडे वाले आप जरूर सर की बात पे अमल करें, और ज्यादा ही डर है तो स्टॉप लॉस लगा के आप थोड़ा 3 दिन में इंतजार कर सकते हैं। और वैसे ऐसी उम्मीद नहीं है, 2 न्यूक्लियर पावर आपस में इतनी आसानी से नहीं बढ़ते हैं, तो डोंट वरी। अब हम कुछ एक सवाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों की चिंताओं का असर सवालों के साथ भी सर तक पहुंच जाए। तो सन्नी जी हैं, इनका एक सवाल ले लेते हैं। एक्सिस बैंक यस्टरडे के लिए, मतलब इन्होंने कल के हिसाब से पूछ रहे हैं, 1159 के भाव पे इन्होंने ये देखा होगा, इन्होंने लिया होगा, ये खरीदा है 1159 के भाव पे एक्सिस बैंक। फ्यूचर में क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, एक्सिस बैंक ने जो रिएक्शन दिया अपने नंबर्स के बाद, उसके बाद आपने मेरे हिसाब से तो अट्रैक्टिव लेवल पे ही खरीदा हुआ है।
अब देखना ये है कि एग्जैक्टली आप क्या, अगर आप एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इस पर्टिकुलर बेट को लिए हैं, अट्रैक्टिव प्राइस पे आपने लिया है और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिए हैं तो प्राइसिंग तभी भी अच्छी है। 1240 1238 रुपए आए, वहां पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वहां पे अपनी पोजीशन बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। जी, इरफान खान जी का सवाल ले लेते हैं। ब्लू स्टार के 50 शेयर हैं, 2200 रुपए के भाव पे इन्होंने होल्ड करे हुए हैं। अब सेल कर देना चाहिए या एवरेज करके रखने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ब्लू स्टार में क्या है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इनकी चल रही थी और उसके चलते आपने करेक्शन आते हुए देखा है। और टेक्निकल ट्रेंड्स पे ना अभी भी ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पर्टिकुलर काउंटर का। आप देखें हिस्टोरिकली भी, अगर आप चार्ट खोल के देख रहे होंगे, इन लेवल से ही इसने रेजिस्टेंस भी दिखाया था और यहाँ पे ही सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप दिल कड़ा करके स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना डाउनसाइड देख लिया है, मैं थोड़ा सा डाउनसाइड आपको और देखने के लिए बोलूंगा। 1625 का तो स्टॉप लॉस लगा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि आप इस वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं। लोअर लेवल्स का स्टॉप लॉस रखें और अगर अपसाइड की बात करें, यहां से अगर ये बाउंस बैक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब हम जिस वेदर कंडीशन को फेस कर रहे हैं इन क्वार्टर्स टू कम, इनके बुक्स में आपको इनके रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। यहां से अपसाइड अगर ये वापस अपना चालू करता है तो 2050 रुपए तक का लेवल ये आपको दिखने का दम करता है। इन दो लेवल्स को आप ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। जी, निशा जी का सवाल है, डैम कैपिटल को एवरेज कर सकते हैं क्या? 300 के प्राइस पे लिया हुआ है। डैम कैपिटल इन्होंने 300 के प्राइस में ले रखा है, 221 रुपए का, फिलहाल 221 के भाव पे जी फिलहाल 221 के भाव पे चल रहा है। एक सेकंड, इसका चार्ट बस खुल रहा है। देखिए, डैम कैपिटल अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल ट्रेंड्स पे ना ये अभी कोई साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा नहीं रहा है और आपको एवरेज भी अगर करना है, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, तो यहाँ पे नहीं, करीबन 202 रुपए के भाव में, 203 रुपए के भाव में अगर आपको मिले तो वहां पे आप एवरेज करने का सोचें। जी, उमेश यादव जी हैं और सवाल इंटरेस्टिंग है इनका। कह रहे हैं देश में जो माहौल दिखाई दे रहा है, तो क्या डिफेंस के जो शेयर हैं उन्हें खरीदना फायदेमंद हो सकता है? क्या सलाह देंगे? देखिए, डिफेंस के शेयर जरूर फायदेमंद हो सकते हैं और वो देश के हाल नहीं, वो रिसेंट करेक्शन के बाद भी जो लेवल्स आपको देखने को मिले उस तरीके से हो सकते हैं, मगर करंट लेवल्स पे नहीं। थोड़ा सा करेक्शन आने दें आप, क्योंकि क्या है, ये भी बड़ी अजीब बात है, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। और ये मैं आपको बताऊं, मुझे प्रॉब्लम दर्शकों से नहीं है इस सवाल को लेके, क्योंकि ये ना मीडिया का छोड़ा हुआ शगुफा है। आप कोई भी टीवी चैनल देख लीजिए, देखिए वॉर हो सकता है और वॉर वाली सिचुएशन में ना डिफेंस काउंटर, क्या अभी राजनाथ सिंह जी जाके ऑर्डर देने वाले हैं? वो एक्चुअल अभी फाइटर जेट बनाएगा जिसको ले जाके पाकिस्तान में अटैक करेंगे? मतलब हाउ इनसेंसिबल कैन यू बी? ये जो मीडिया है ना, ये जो आप पूरा एक सेटअप है, मतलब आई वाज वाचिंग सम ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। हाँ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे डिफेंस सेक्टर का ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब इसमें दर्शकों का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि देखिए आज उनको फीडिंग जो मिलती है ना, वो जहां से भी मिलती है तो उसी चीज पे। और दिस इज विद ऑल ऑफ अस, हम लोग भी जो पढ़ते हैं, अभी हम लोग इतनी ज्यादा क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इंस्टा फीड पे, हमारे फेसबुक पे और हमारे जो व्हाट्सएप है, उसमें सारी जगह यही चल रहा है। ब्रिटेन ने ये कह दिया, यूएस ने ये कह दिया, यूएस हमारे साथ है, मोदी जी तुम आगे बढ़ो। अरे नहीं भाई, सेंसिबली सोचे ना आप। तो डिफेंस अच्छा है, डिफेंस के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है, डिफेंस के एक्सपोर्ट्स भी आते हुए दिखेंगे, बट थोड़ा सा करेक्ट करें, उसके बाद आप डिफेंस में इन्वेस्ट करें। ये जो एक थॉट है ना, क्या वॉर हो गया तो डिफेंस भागेगा, नहीं,
अगर वॉर हो गया ना तो मार्केट भी टूटेगा और डिफेंस भी टूटेगा। डिफेंस भी टूटेगा, बिल्कुल तो टूटेगा। डिफेंस अकेला थोड़ा तो खड़ा रहेगा, मतलब आपका अगर 5,000 रुपए का एचएल हो जाएगा तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद थोड़ा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप रखे लोअर लेवल्स पे लें, बट वॉर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल, तो ये समझने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि वॉर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम स्काई रॉकेट हो जाएंगे चाहे बाजार नीचे चला जाए। ऐसा नहीं होता है, मतलब ठीक है आपका ऑर्डर बुक आने वाले समय में स्ट्रांग होगा, बट उसके पहले मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा वो चीज समझिए। क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या है, हो सकता है आपने भी देखा हो और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ना, कारगिल ही याद है सबको वॉर के टाइम पे। कारगिल वॉज नॉट अ वॉर, जिसको आप वॉर का नाम देते हैं वो वॉर नहीं था। आप जिस चीज की वॉर की बात कर रहे हैं ना, वो वॉर में पाकिस्तान के पास भी इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हम दिल्ली, जयपुर, कलकत्ते में भी बैठे होंगे ना, हम हिल सकते हैं। और अब वो सिचुएशन नहीं है कि अगर वॉर छिड़ेगा तो लोग बोलेंगे लाइटें बंद कर दो, उनके फाइटर प्लेन निकलेंगे, उनको लाइटें नहीं दिखेंगी, उनको नहीं पता होगा। ना तो उनके फाइटर जेट आने वाले हैं, उनके पास हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और वो एक बटन दबाएंगे और हम भी हिट होंगे और हम भी हिट करेंगे। तो ये वॉर नहीं होता ऐसे। कुछ एक सवाल और लेते हैं दर्शकों के। निशा जी का सवाल है, वोल्टास है इनके पास 1227 के भाव पर, अब इनको क्या करना चाहिए, आगे बने रहें या निकल जाना चाहिए? देखिए वोल्टास में तो बड़े रहना ही अच्छा है। और अभी आप देखें, इफ आई एम करेक्ट, लास्ट वीक ही मार्केट पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी वेयर इन दे वर सेइंग कि अब वो प्राइसेस भी हाइक करने की सोच रहे हैं, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और वो इवेंचुअली आपको इनके रेवेन्यू फिगर्स में जाते हुए दिखेंगे। अच्छे लेवल पे आपने ले रखा है, पोजीशन मेंटेन करें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड आपने ले रखी है, मान लीजिए आप महीने 2 महीने का टाइम होराइजन की ट्रेड लेके रखे हुए हैं, तो 1401 रुपए का लेवल जब आप आता है वहां पे आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। चिंता ना करें, अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे। जी, एक सवाल संजय कुमार जी का ले लेते हैं। आयुष वेलनेस 111 के भाव पर है और इसमें ये क्या करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? आयुष वेलनेस, इसको खोल लेते हैं बिकॉज फ्रैंकली आई एम नॉट ट्रैकिंग द स्टॉक, बट सवाल है तो जरूर हम देखते हैं। अभी 83 रुपए के भाव पे ये चल रहा है और इन्होंने ले रखा है 111 के भाव में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अगर इसका बहुत छोटी कंपनी है, 406 करोड़ की ही कंपनी है। फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी हैप्पी लुकिंग एट द लेवल्स, बट अच्छा ये इसका चार्ट भी आप देखें तो फ्लैट जा रहा है कुछ। हाँ, मतलब कोई ऐसा रीडेबल नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये जो चार्ट बना रहा है, ये चार्ट तो ऐसा दिखा रहा है कि ये यहाँ से जो अपसाइड है 135 रुपए तक जा सकता है। आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट। चलिए कोई नहीं, संजय जी का ये सवाल तो नहीं, पर एक सुजलॉन पर है, पूछ रहे हैं इसमें एवरेज करें, खरीदें या फिर सेल कर दें। फिलहाल इनके पास है, इन्होंने भाव नहीं लिखा है हालांकि इसका, तो सुजलॉन को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए एक्चुअली सुजलॉन अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, ये एक मिस अटेम्प्ट में ना कन्वर्ट हो जाए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं 50-51 रुपए के डाउन साइड रेंज में रहता है, 57-58 रुपए के डाउन अपसाइड रेंज में रहता है, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर लॉन्ग नाउ। अब इसने इस वीक जो वीक गॉन बाय था, एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी थी, इसने अपना रेंज ब्रेकआउट किया, बट उसपे ना डबल बॉटम बने हैं 60 रुपए के भाव पे। अब ये अगर वापस 61 रुपए के ऊपर मूवमेंट दिखा देता है, तब तो ये आपका एक बार अच्छा चाल दिखाने का दमकम रखता है और 72-73 रुपए तक जा सकता है। मगर अगर ये डबल बॉटम बना के नीचे आ रहा है ना, तो फिर आपको वापस 50-51 रुपए दिखाएगा। तो अभी इन लेवल्स पे कुछ नहीं करना है, आपकी पोजीशन है मेंटेन करिए, एवरेज भी मत करिए। लोअर लेवल्स पे जाता है 51-52 रुपए जाता है तब कुछ देखेंगे, अदरवाइज 72 रुपए के आसपास जाएगा तो अकॉर्डिंगली कहाँ प्रॉफिट बुक करना है वो देखेंगे। चलिए, तो हमने शुरुआत रिलायंस से की थी और दर्शकों का एक आखिरी सवाल अभिषेक अग्निहोत्री जी हैं, अभिषेक अग्निहोत्री जी हैं, और इनका रिलायंस पर ही एक सवाल है। और सवाल ये है कि क्या सोमवार मंडे
1400 जा सकता है ये? देखिए जितना अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर को साइड रख दें तो जितना अनसर्टेन, जितना अनरियलिस्टिक रिलायंस का 26 परसेंट का डाउनसाइड है ना, उतना ही एट द वेरी फेस 1400 रुपए का अपसाइड है। आप एक बेसिक लॉजिक समझिए, जब शेयर इतना बड़ा होता है और इतने पोर्टफोलियोज में होता है, इतनी हाई लिक्विड काउंटर जब होते हैं ना, तो उनके लिए मूवमेंट करना इस तरीके का थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक बात होती है, क्योंकि क्या होता है कि हर लेवल पे ना देयर आर सम बायर्स हु आर रेडी टू सेल। मतलब आप ये चीज समझने की चेष्टा करिए कि आप जो अभी बात कर रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट विद द मैथ्स, आप करीबन 7.5-8% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना बोम्बास्टिक रिजल्ट भी नहीं है, मतलब खराब नहीं है, अच्छा है, मगर इतना अच्छा भी नहीं कि रिलायंस जैसा काउंटर 8% का मूवमेंट करता हुआ दिखाए। थोड़ा मुश्किल लगता है, मतलब क्योंकि क्या है ना, मल्टी लेवल्स हैं अभी जिन पे सेलिंग फेस कर सकता है। इवेंचुअली अगर आप मेरे को बोलें क्या ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या ये उससे ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बट क्या मंडे को जाएगा? आई एम टू स्मॉल ऑफ अ मैन टू कमेंट ऑन दिस। अगर पता नहीं LIC ही अपना सब कुछ खोल के और इसे बाइंग चालू कर देती है, तो फिर तो 1500 रुपए भी जा सकता है। बहुत हम छोटे हैं उस पर कमेंट करने के लिए, बट हाँ, एट द वेरी फेस ऑफ इट नॉर्मल कंडीशन में मुझे ये होता हुआ नहीं लगता जी। तो दर्शकों, मैं सबके सवाल तो नहीं ले सकता, यहाँ तो बहुत धड़ाधड़ आ रहे हैं सवाल, और जाहिर है सर से बहुत प्यार करते हैं लोग, तो इसलिए इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, कहीं कोई तो हमारा भी सवाल ले ले। पर क्योंकि ये सिर्फ रिजल्ट और उससे आधारित चीज़ों पर हम बात कर रहे थे, तो सर का ज़्यादा समय सिर्फ सवालों पर नहीं ले सकते, और दोबारा ज़रूर मिलेंगे और आपके सभी सवालों को फिर एक बार ज़रूर लेंगे। पर जाते जाते मैं सर से एक सवाल पर्सनली पूछना चाहूँगा, और वो रिलायंस पर ही रहेगा। और सवाल ये है सर कि क्या आपको लगता है जियो का IPO आ सकता है, और कब तक आ सकता है? और एक चीज़, जियो की वैल्यूएशन क्या हो सकती है, क्या प्राइस हो सकता है, और सीधा निफ्टी में आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ उम्मीद आपको लग रही है? तो ये आप अपने लिहाज से धड़ाधड़ धड़ाधड़ जैसे आप बताना चाहें। देखिए, पहली बात, अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आई है कि ये जियो आएगा। ये बात है, आएगा, हम सबको पता है, डीमर्ज्ड एंटिटी लाएंगे, बट क्या अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये कब आएगा। जैसे NSE के IPO की बात होती है ना, NSE का IPO आए जा रहा है, बेचारा आ नहीं पा रहा है। अब हमको ये सुनने को मिलता है अब अनाउंस कर देंगे, अब अनाउंस कर देंगे, तो जब तक अनाउंस होके डेट नहीं आ जाए ना, तब तक वो सर्टेन नहीं लगता। वैल्यूएशन क्या होगी, ये वैल्यूएशन भी अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, क्योंकि अभी जितना हमने अभी डिस्कशन किया कि स्टारलिंक के साथ ही क्या बिजनेस करेंगे, उसके साथ क्या बिजनेस करेंगे, तो किस तरीके से वो डीमर्ज्ड एंटिटी बाहर आती है और क्या वैल्यूएशन होता है, वो तब ही कहना सही होगा। मगर हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप या हमारे दर्शक ये चीज समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि जियो भी एक डिफरेंट लिस्टेड एंटिटी होगा, रिटेल बिजनेस भी एक डिफरेंट लिस्टेड एंटिटी होगा, O2C भी निकलेगा और रिफाइनरी बिजनेस भी निकलेगा, तो आप सोचिए हम कितने बड़े वैल्यूएशन को अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। और अगर उस चीज को सोचते हुए आप अगर उसको अभी एनकैश करना चाहते हैं, या सॉरी उसको आप एंट्रैप करना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉल्स पे अक्यूमुलेट जरूर करते रहें, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हमने जब देखा है ना कि रिलायंस इंडस्ट्री से, आई एम नॉट श्योर कितने दर्शक ये बात जानते होंगे, बट हमने सारे बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकलते हुए देखा है। रिलायंस कैपिटल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको हमने रिलायंस से निकलते हुए देखा है, और उसके बाद इनके कितने बोनस और सारे स्प्लिट वेट आ गए। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर किसी के पास होगा तो कितना पैसा होगा। सिमिलरली 10 साल डाउन द लाइन जब हम बोलेंगे ना, अरे उस टाइम हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लिया होता तो आज इतना पैसा होता। वो है ये बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी उसका आकलन लगाना तो देखिए बहुत मुश्किल है, बट क्या ये होगा? हाँ, होगा। प्राइस का कोई एक अनुमान नहीं, क्या किस पे पॉसिबल? देखिए क्या है ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि मैं एक तो बहुत कंजर्वेटिव आदमी, ये आपने नोटिस कर लिया होगा, और मैं जब अगर कोई चीज नहीं समझ पा रहा होता हूँ या मेरे ज्ञान की क्षमता से वो बाहर हो जाती है, तो मैं साफ बोल देता हूँ कि नहीं, रादर देन एक वो ना कि कुछ भी बोल देना। आप अगर मेरे से पूछिए, मैं तो रिलायंस का इन्वेस्टर हूँ,
मैं तो बोलूंगा साहब 10,000 रुपए का आएगा। तो वी डोंट नो क्या होगा, नोबडी नोस। तो क्या किस तरीके से आता है, उस टाइम वो क्या कर रहा है, आप वो भी देखिए। आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आरपू ग्रो कर रहा है, कल को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ही आ गई, तो यू नेवर नो हाउ इट कम्स आउट टू बी। लाइक कुछ भी बोल देना से अच्छा है कुछ नहीं बोलना। जो चीज नहीं समझ में आ रही वो नहीं समझ में आ रही। अभी जैसे आयुष मुझे नहीं समझ में आ रहा वेलनेस, हो सकता है अच्छा काउंटर हो, और मैं जो चीज नहीं समझ पा रहा ना उसके लिए गलत बोलूं, इससे अच्छा ना बोलूं। कोई और एक्सपर्ट हो सकते हैं जिनको आयुष वेलनेस के बारे में पता होगा, तो वो बोल देंगे, तो नथिंग लाइक इट। और हम तो आपको क्या लगता है वैसे, ये सीधा निफ्टी में एंट्री मारने लायक तो है ही या नहीं? सीधा निफ्टी में कैसे एंट्री मारेगा? एक बार लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के होने बाद के बाद वो तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मतलब ठीक है, आप ये मैंने मान लिया वैल्यूएशन के हिसाब से, जिस दिन जब चीजें डीमर्ज हों और वैल्यूएशन के हिसाब से तो हम वैसे निकल, पर क्योंकि बड़ी एंटिटी है और एक बड़ी एंटिटी में से निकलकर जब डीमर्ज होके निकलेगी तो क्या ये इतनी कुछ दिन का इसका लीन पीरियड होता है वैल्यू डिस्कवरी का, और सारा जैसे आपने देखा होगा अभी आईटीसी होटल डीमर्ज हुए, कुछ दिन के लिए ट्रेड फॉर ट्रेड में रहते हैं, फिर वैल्यूएशन डिस्कवरी होती है, फिर एक कमिटी होती है जहां पे इसको अपील किया जाता है कि दीज आर द वैल्यूएशंस, नाउ वी कैन मेक इट एंटर इनटू दिस थिंग। उस कमिटी से अप्रूवल आता है एंड देन एनएससी सेज कि हम ये कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो बोलते हैं ना कि जस्ट बिकॉज यू आर पांडुपुत्र अर्जुन, ये थोड़ा ना कि आपको हाथ के हाथ हम चक्रव्यूह डाल देंगे, थोड़ा सा आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद आगे लेके जाएंगे। डायरेक्ट एंट्री नहीं होती हुई दिख रही, और देखिए आगे तो ये क्या होता है। चलिए, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। आपके बताए समय से मैं थोड़ा ऊपर निकल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन लोगों के सवाल और मेरी खुद की जिज्ञासा आपके सामने बढ़ती चली गई, इसलिए सवाल पे सवाल में पूछता चला गया। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और दर्शकों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे। और फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे मनी 9 पर। सर भी हमारे साथ जल्द ही मिलेंगे। आप अलग अलग जगह तो देखते रहते हैं, पर मेरे साथ भी जरूर हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक साथ और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।